भाई अगर इतने साल तक ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा तब फिर यूएपीए के चार्ज में भी बेल दे दी जाएगी। इसमें तो 5 साल से ज़्यादा हो गए, ट्रायल नहीं शुरू हुआ। पहली बार हुआ था कि 4 सीनियर जजेस नंबर 2, 3, 4, 5 सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस ऐसे जजेस के सामने भेज रहे हैं जिनके बारे में पता है कि ये सरकारी जज हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया। और वो आदमी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से सरकार के कब्ज़े में आ जाए और सरकार के कब्ज़े में लाने का एक नया हथकंडा आजकल अपनाया गया है, और वो ये है कि सारी एजेंसी से कह दिया जाता है कि तुम लोग सारे जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उन जजेस पर डोजियर बना दो। और मैं दूसरे सीनियर एडवोकेट से पूछता हूं कि भाई इसमें आप बताइए कि कौन से जजेस चीफ जस्टिस डिसऑनेस्ट थे, और वो हर बार उन 8 का तो ज़रूर टिक करते हैं जिनको मैंने बोला था कि ये तो करप्ट थे। ये जो जिस बेंच के सामने, जैसे आजकल इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है और फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस पर बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उमर खालिद का केस तो सुप्रीम कोर्ट में यही लोग एडजर्न कराते रहे और उसके बाद फिर विड्रॉ कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट बेल कैसे देती, ये कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, सबको पता होता है कि कुछ जजेस जो हैं बिल्कुल सरकार के पक्ष में ही बोलते हैं, सरकार के पक्ष में ही फैसला देते हैं, जो सरकार चाहती है वही करते हैं, ये सबको पता होता है। एक बार मैंने बयान दिया था किसी इंटरव्यू में कि इन माय व्यू ऑलमोस्ट हाफ और एटलीस्ट हाफ ऑफ द लास्ट 16-17 चीफ जस्टिसेस वर करप्ट। तो मैंने तो नाम नहीं बोले थे, उस पर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट चलाया गया। उसके बाद मेरे फादर ने इंटरवीन करके बोला कि प्रशांत ने तो नाम नहीं बोले लेकिन मैं नाम बोल रहा हूँ, ये देखिए ये पिछले 16 चीफ जस्टिसेस हैं, इसमें से ये 8 तो बिल्कुल करप्ट थे, ये 6 बिल्कुल ऑनेस्ट थे और 2 के बारे में हम नहीं कह सकते। अब मेरे फादर एक एक्सरसाइज करते थे, वो बताते थे कि मैं जब बार एसोसिएशन के कमरे में बैठता हूँ तो मैं वो 16 चीफ जस्टिस की लिस्ट अपने सामने रखता हूँ और मैं दूसरे सीनियर एडवोकेट से पूछता हूँ कि भाई इसमें आप बताइए कि कौन से जजेस चीफ जस्टिस डिसऑनेस्ट थे, और वो हर बार उन 8 का तो ज़रूर टिक करते हैं जिनको मैंने बोला था कि ये तो करप्ट है। यानी कि सबको पता होता है कि कौन जज करप्ट है, कौन जज सरकारी है, कौन जज इंडिपेंडेंट है। अब चंद्रचूड़ साहब ने ये किया, ये केस पहले दूसरे सीनियर जजेस के यहाँ लगता था, पहले बोपन्ना साहब के यहाँ लगा, उसके बाद फिर जस्टिस अनिरुद्ध बोस के यहाँ लगा, लेकिन उन्होंने ये केस असाइन कर दिया जस्टिस बेला त्रिवेदी को। बेला त्रिवेदी मोदी की लॉ सेक्रेटरी थी जज बनने से पहले, और सब जानते थे, सबको पता था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, कोई फैसला नहीं देंगी, जो सरकार चाहती है वही करेंगी। और इस वजह से 2-3 बार शायद एडजर्नमेंट सीख किया गया कि शायद हो सकता है कि वापस उन दूसरे सीनियर जजेस के यहाँ चला जाए केस, लेकिन जब नहीं गया तो फिर विड्रॉ करना पड़ा। नहीं तो उनको पता था, लॉयर्स को पता था कि ये केस डिसमिस किया जाएगा, ये बेल की प्रेयर डिसमिस करी जाएगी। तो ये तो, और देखिए मास्टर ऑफ रोस्टर के बारे में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली थी कि भाई ये बहुत ख़तरनाक है कि एक आदमी के पास ये पूरी पावर है कि वो ये तय कर सके कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी, क्योंकि जब सबको पता होता है कि कौन से जजेस जो हैं सरकारी हैं, कौन से जजेस इंडिपेंडेंट हैं,
कौन से जजेस भ्रष्ट हैं, कौन से जजेस ईमानदार हैं, सबको पता होता है। आप कोर्ट में जाइए, आप सारे जितने रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, सब आपको वही बात बताएंगे, सबको पता है। तो इसलिए ये पावर अगर एक आदमी के हाथ में रहे और वो आदमी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से सरकार के कब्जे में आ जाए, और सरकार के कब्जे में लाने का एक नया हथकंडा आजकल अपनाया गया है, और वो ये है कि सारे एजेंसी से कह दिया जाता है कि तुम लोग सारे जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उन जजेस पर डोजियर बना दो, और उस डोजियर में अगर उस जज या उसके कोई इमीडिएट रिलेटिव या बच्चे या स्पाउस के खिलाफ कुछ भी आपको ऐसी चीज़ मिल गई कि उसने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके उस जज को ब्लैकमेल करो, उसको ब्राउबीट करो, उसको इन्फ्लुएंस करो कि भाई, और अगर वो चीफ जस्टिस है तो फिर वो सारे जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं वो ऐसे जजेस के सामने भेज देगा। यही रीज़न था कि 4 जजेस ने वो अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। पहली बार हुआ था कि 4 सीनियर जजेस नंबर 2, 3, 4, 5 सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस ऐसे जजेस के सामने भेज रहे हैं जिनके बारे में पता है कि ये सरकारी जज हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश करी थी, एक पिटिशन फाइल करी थी कि भाई ये पावर एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सीनियर 5 जजेस के कोलिजियम के हाथ में होनी चाहिए, जो कि ये तय करें कि क्या रोस्टर बनेगा और उस रोस्टर में फिर बिल्कुल कंप्यूटर से लॉटरी से केसेस जाएं अगर 2-3 बेंचेस हैं जो एक ही तरह के केसेस डील कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं माना और वही सिस्टम चला आ रहा है कि भाई मास्टर ऑफ रोस्टर ही तय करेगा, चीफ जस्टिस ही तय करेंगे। बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। यूएपीए में किस चीज़ को आप कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं? इन लोगों के खिलाफ जो चार्ज है उमर खालिद वगैरह के खिलाफ एक्चुअल वायलेंस का नहीं है, कॉन्स्पिरेसी का है कि इन्होंने साजिश करी कि दिल्ली में दंगे हों। अब देखिए, आमतौर पर जैसे जो नित्या ने बोला कि क्या स्पीच से टेररिज्म का ऑफेंस हो सकता है, इस तरह का सवाल बहुत साल पहले आया था सेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या स्पीच से सेडिशन हो सकता है, राजद्रोह। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में ये बोला था, एक बड़ी बेंच थी 6 जजों की, उन्होंने ये बोला था कि जब तक आपकी स्पीच डायरेक्टली हिंसा ना भड़का रही हो या पब्लिक डिसऑर्डर ना भड़का रही हो, तब तक सेडिशन आपके खिलाफ नहीं हो सकता। अब इन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने वो सेडिशन का प्रोविज़न स्टे भी कर दिया है। अब ये जो नया पीनल कोड लाए हैं उसमें फिर से ले आए हैं वही सेडिशन का, उसी तरह का जिसको नित्या ने वायर के बिहाफ पर चैलेंज किया है, वो चैलेंज पेंडिंग है। यूएपीए में जो टेररिज्म की ऑफेंस की जो डेफिनेशन है उसमें ये ले आए हैं, जिस तरह सेडिशन में लिखा था कि भाई एनी इंसाइटमेंट ऑफ डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट वर्ड यूज था। यूएपीए में डेफिनेशन में इंसाइटमेंट ऑफ डिसअफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। फ़र्क बस इतना है कि सेडिशन में गवर्नमेंट वर्ड यूज था, यूएपीए में स्टेट वर्ड यूज है। लेकिन उसी तरह का प्रोविज़न है कि अगर आप स्टेट के खिलाफ डिसअफेक्शन कर रहे हैं, अब इस पर भी सीधा सीधा कायदे से सुप्रीम कोर्ट का केदारनाथ का जजमेंट कि भाई डिसअफेक्शन चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ करें चाहे स्टेट के खिलाफ करें, अगर आप हिंसा नहीं भड़का रहे हैं
या पब्लिक डिसऑर्डर नहीं भड़का रहे हैं तो फिर वो ऑफेंस नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में शायद जो चार्ज लगाया है वो स्पीच के आधार पर उतना नहीं है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज। वो कहते हैं कि आप लोगों ने लोगों से बात करके ये दंगे करवाने की साजिश करी, ये चार्ज लगाया है। अब ये नहीं बताते कि किसके संग साजिश करी, क्या आपने बोला उनसे जिससे कि आप ये कह सकें कि ये लोग दंगे भड़काने की साजिश कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि कुछ प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, उन्होंने ये बताया है। ना तो उनका नाम बताते हैं, ना उनका बयान बताते हैं, और सिर्फ उन प्रोटेक्टेड विटनेसेस, हम लोग ये कहते हैं कि जब पुलिस किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल करती है तो उसमें कुछ लोगों के बयान लेती है, उसको 161, पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था 161 का बयान कहते थे। पुलिस को बयान दिया, वो दस्तखत भी नहीं करता, पुलिस ने चार्जशीट में लिख दिया कि फ़लाँ आदमी ने ये बयान दिया कि इसने देखा इसको कि ये फ़लाँ ऑफेंस कमिट कर रहा है, ये कह देते थे। अब उसको ट्रायल से पहले तो आप रिबट कर ही नहीं सकते, जब ट्रायल होगी तभी रिबट कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ उस बयान के आधार पर आप बेल डिनाई कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया है कि भाई बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, और यहाँ तो ऐसा केस है कि जब आप 5 साल तक ट्रायल भी आपने नहीं शुरू करी, बगैर ट्रायल शुरू करे, सिर्फ किसी के 161 के बयान पर, वो भी आप कह रहे हैं कि कोई खुफिया प्रोटेक्टेड विटनेस है, बता भी नहीं रहे, तो वो कैसे डिफेंड करेगा अपने आप को, कैसे बोलेगा कि भाई ये बिल्कुल झूठा चार्ज है? और बेल के लिए तो वो भी नहीं प्रूफ करना होता। अनफॉर्चुनेटली यूएपीए में इन्होंने एक बेल का प्रावधान ले आए हैं जिसमें ये लिख दिया है, बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। नॉर्मली रूल ये है कि भाई बेल तभी डिनाई करी जाएगी अगर आपके खिलाफ ये कहा जा सके, रीजनेबली ये कहा जा सके कि अगर आपको बेल दे दी गई तो आप भाग जाएंगे, या एविडेंस से टैंपर करेंगे, या फिर बहुत संगीन अपराध किया है वो अपराध फिर से करेंगे। ये तो इन लोगों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो कह रहे हैं कि बेल का प्रोविज़न इसमें ये है कि जब तक ट्रायल कोर्ट ये ना कह दे कि इसके खिलाफ जो केस बनाया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, तब तक बेल नहीं दी जाएगी। अब ऐसे केस में जहां आप कहते हैं कोई प्रोटेक्टेड विटनेस है, कुछ कह रहा है, अब कैसे हम ये दिखा सकेंगे या प्रूव कर सकेंगे कि बिल्कुल झूठा केस बनाया गया? तो बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजंस ले आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि भाई अगर इतने साल तक ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा, तब फिर यूएपीए के चार्ज में भी बेल दे दी जाएगी। इसमें तो 5 साल से ज़्यादा हो गए, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली बेल डिनाई कर दी गई।